सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की, जो हिंदुस्तान को झुकाना चाहते हैं। उनके तेवर ही बदले हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के देशों का उनके आगे घुटने टेकना है। जापान का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सका। जापान के लोगों की थाली में अब अमेरिकी चावल होगा। जी हां, आपको यह बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन यही वो असंभव काम है जिसे ट्रंप ने कर दिखाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोगों ने कभी भी विदेशी चावल नहीं खाया। अमेरिका ने जापान को कई बार चावल बेचने की कोशिश की, लेकिन जापान ने हमेशा इससे इनकार किया। रोनाल्ड रीगन से लेकर निक्सन तक ने जापान को चावल बेचने की कोशिश की, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। अमेरिकी चावल को रोकने के लिए जापान ने हर तिकड़म लगाया ताकि यह कहा जा सके कि चावल की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जापान को झुका दिया। महंगाई के बीच अमेरिकी लॉन्ग ग्रेन राइस जापान के लोगों की थाली में पहुंच गए। इसीलिए ट्रंप के हौसले बढ़ गए और उन्हें लगा कि वो भारत को भी झुका लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि यह भारत है, कोई और देश नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया कि किसानों के हितों से समझौता वो नहीं करेंगे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। तारीख 2 अगस्त, जगह वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील पर दबाव बना रहे अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस एक बयान से प्रधानमंत्री ने भारत को मरी हुई इकॉनमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि ये भी खबरदार करते हुए साफ कर दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, किसानों के साथ तो बिल्कुल नहीं। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। अन्नदाता को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दादागिरी को दरकिनार करते हुए अपने एक बयान से डोनाल्ड ट्रंप को 4 संदेश दे दिए हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैसेज साफ है, भारत नहीं झुकेगा।
अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन जहां की आधी आबादी खेती पर निर्भर हो, भारत की नींव हो, उनके हितों की कीमत पर किसी सुपर पावर की दोस्ती नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि देश पहले है और देश का हित सबसे पहले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें पता है कि व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वो तैयार है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है, भले अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा ले, भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अगर दोस्ती होगी, संबंध बढ़ेंगे तो दोनों एक लेवल पर रहेंगे। कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता होगा। इतने विरोध के बावजूद भी वो हम किसानों के लिए डट के खड़े हैं। बहुत ही अच्छा करा आज इस चीज के लिए। तो प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा करा जी किसानों के लिए। जब किसान ही टूट जाएगा तो फिर क्या रहेगा जी, कुछ नहीं। फिर तो हमारा देश बहुत नीचे तरफ पहुंच जाएगा जी एकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की जो कोशिश की, वो सारी कोशिश भारत के सामने नाकाम साबित हो रही है। एक ऐसा नेतृत्व जिसके शब्द नहीं है, स्वावलंबन का मंत्र है। देश गर्वित है, गौरवान्वित है, क्योंकि मोदी जी हैं तो सभी राष्ट्रीय हित सुरक्षित है, किसानों के हित भी सुरक्षित है। ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर भारत को ब्राजील जैसे देशों के साथ खड़ा कर दिया, जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और इसके लिए पीएम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात कृषि और डेयरी उद्योग पर आकर अटक गई। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन सब जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी देशों के साथ ऐसा नहीं है। 23 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया था, जापान को अपनी शर्तों पर झुकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर दबाव बनाने के लिए पहले 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन जापान से डील के बाद टैरिफ को 10% घटाकर 15% कर दिया। इस डील के तहत जापान अमेरिका में $550 अरब यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके साथ ही वो 15% रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ भी चुकाएगा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जापान को यह बात मनवाने में भी कामयाब हो गए कि वो अमेरिकी चावल के आयात को 90% तक बढ़ाएगा। यानी ट्रंप ने वो कर दिखाया जो, जैसा कि हमने आपको बताया, न रोनाल्ड रीगन कर पाए न निक्सन कर पाए। दक्षिण कोरिया भी ट्रंप की धमकियों के आगे झुक गया। उसने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने यहां बिना किसी टैरिफ के आने की छूट दे दी। हालांकि दक्षिण कोरिया ने चावल को लेकर कोई समझौता नहीं किया। इस समझौते के बाद ट्रंप ने टैरिफ 25 से घटाकर 15% वहां पर कर दिया। ट्रंप के दबाव में झुकने वालों में इंडोनेशिया भी शामिल है, जिसने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 99% तक टैरिफ कम कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने इंडोनेशिया के टैरिफ को 32 से 19% कर दिया। इसीलिए ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जब सारी दुनिया उनके कदमों के आगे झुक चुकी है, अपना बाजार खोल रही है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। इसी झुंझलाहट में ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया, जिससे कानपुर समेत देश भर के लेदर कारोबारी परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब अमेरिका में अपना माल कैसे भेजेंगे। तो क्या बिजनेस जो है आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो जाएगा इन नेबर कंट्रीज पे? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल 100% शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कि प्रोडक्ट 20% का गैप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टैक्स का जो गैप आ रहा 20 से 22% का आ रहा, वो प्रोडक्ट कभी नहीं झेल पाएगा। बायर को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसको हमसे रिश्तेदारी नहीं करना है कि इंडिया से ही लेना है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से उसको अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो वहीं से लेगा। अभी आगे की तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। जो माल हम लोग बना के बैठे हुए हैं उसके बारे में नेगोशिएशन कर रहे हैं, किस तरह उसको निकाला जाए। क्या नेगोशिएशन चल रहा है आपका? कितने % टैक्स आप जो है भरने को तैयार हैं, या वो आप लोग से क्या? अभी तो उन लोगों को 25% था, तो 50-50 का हम लोगों ने ऑफर किया था। अभी 50% वाली कोई बात नहीं हुई। तो क्या लगता है क्योंकि उसमें नौकरी बहुत तेज़ गिरावट आएगी। जब हमारे पास काम नहीं होगा, फैक्ट्री में काम नहीं होगा, तो हम लेबर को कहाँ से रखेंगे। अमेरिका को होने वाले निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा जेम्स ज्वेलरी का है, इसीलिए
बहुत ज्यादा बेचैनी इसी सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच भी है। देखिए, इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 17,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है राजस्थान से, और उसमें करीब करीब 7 से 8,000 करोड़ का यूएसए को है। तो अगर मान लीजिए 50% टैरिफ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा हमारा माल, और जो यूएसए वाले हैं वो ख़रीद नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। क्योंकि जनरली हम लोग जो माल बेचते हैं वो करीब करीब 6 से 10% मैक्सिमम नफ़ा होता है। ज़्यादातर जैसे डायमंड या और चीज़ें हैं तब तो 4-5% ही होता है, पर जो भी प्रॉफिट है वो 6 से 10% के बीच में है। तो यदि उस प्रॉफिट को में भी हरदम मारामारी रहती है कि हमारी प्राइसेस ज़्यादा है, हम कम करें, वो 1-1, 2-2% की लड़ाई कर रहे हैं, और अगर उनकी कॉस्टिंग 50% ज़्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से वो माल को ले नहीं पाएंगे, या ले लेंगे तो आगे बेच नहीं पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनको भारत से जो ख़रीदारी है या राजस्थान के जो आइटम्स हैं उनकी ख़रीदारी को कम करना पड़ेगा, और जो चीज़ कम होगी तो उसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, और इस सब से बेरोजगारी में भी मतलब फ़र्क आएगा। भारत में लाखों लोगों के रोजगार पर तलवार की वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इस वक्त टैरिफ के आगे न दोस्त देख रहे हैं न दुश्मन। ट्रंप का मकसद इस वक्त खुद को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से बेहतर बताने का है, इसीलिए वो दुनिया में होने वाले हर युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेते फिर रहे हैं। लेकिन भारत ने दुनिया को सच बता दिया, इससे ट्रंप चिढ़ गए। उनका ब्लड प्रेशर महीने के अंत में और बढ़ सकता है जब वो पुतिन को भारत में देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत से बहुत गुस्सा है, इतने ज्यादा कि 50% टैरिफ लगाने पर भी उनका मन नहीं भरता, और वो भारत पर और प्रतिबंध लादने को तैयार है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से इतने नाराज क्यों हैं? जबकि चीन भारत से कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, तो उस पर ट्रंप खामोश हैं। अमेरिका की विदेश नीति और दक्षिण एशिया के मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत जैसे सहयोगी के खिलाफ ट्रंप इस स्तर पर जा रहे हैं तो ये ध्यान खींचता है। ट्रंप के भारत के खिलाफ गुस्सा निकालने के 3 अहम कारण दिखते हैं। इसमें आर्थिक और विदेश नीति के अलावा निजी कारण भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ट्रंप की वजह से सीज फायर पर इनकार करना है। तो भारत से डोनाल्ड ट्रंप की चिढ़ की वजह निजी खुन्नस है। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने का श्रेय ट्रंप लेना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार सीज फायर का श्रेय खुद को देते रहते हैं। ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि उसने किसी के कहने पर युद्ध नहीं रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति के तौर पर साबित करना चाहते हैं, इसलिए ट्रंप छवि चमकाने के लिए दुनिया भर में होने वाले युद्धों को रुकवाने का खुद को श्रेय देने में जुट जाते हैं। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका भारत से लगा है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने की कोशिश में लगे ट्रंप हो सकता है कि इससे चिढ़े हुए हों। भारत को लेकर उनके हालिया कदमों के पीछे ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भी नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्होंने रूस के करीबी कारोबारी साथियों पर हमला करना ठीक समझा, इसलिए भारत उनके निशाने पर हो। ट्रेड डील की तरह भारत ने रूस को लेकर भी अमेरिकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। अजीत डोभाल का रूस दौरा इस बात की मिसाल है, जिन्होंने पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। That we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ऐसे समय में होगा जब टैरिफ वॉर को लेकर भारत अमेरिका में तनाव है। पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं,
इससे पहले वो दिसंबर 2021 में दिल्ली आए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरे से दोनों देशों के बीच साल 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस ने अपने बीच में कारोबार को दोगुना करके सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। पुतिन के भारत दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में भारत आएंगे जब रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप भड़के हैं और टैरिफ बढ़ाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे एक राजा की तरह चलाना चाहते हैं। वो अपने मन से फैसले ले रहे हैं। जो तोहफे देता है, चापलूसी करता है, उनकी शान में कसीदे पढ़ता है, वो उसे राहत दे देते हैं। ट्रंप ने भारत पर भले ही 50% टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भारत में बने एप्पल के सामान पर टैरिफ नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुद को बादशाह ना बताएं, लेकिन उनकी हरकत, उनके बयान किसी बिगड़ैल बादशाह से कम नहीं, जो इतना आत्ममुग्ध हो चुका है कि अपनी बड़ाई करने के चक्कर में अपने ही देश को मरा हुआ बताने से नहीं चूकता। तो ट्रंप के मुताबिक उन्होंने मरे हुए अमेरिका को फिर से जिंदा कर दिया, इसलिए हर कोई उनकी खुशामद में लगा हुआ है, जिसमें ताजा नाम एप्पल के सीईओ टिम कुक का है। टिम कुक ने ट्रंप की शान में कसीदे ही नहीं पढ़े, अमेरिका को किसी राजा की तरह चलाने वाले ट्रंप को खुश करने के लिए तोहफा भी दे दिया। ट्रंप की इस हरकत को अमेरिका में ही कुछ लोग घूस बताते हैं, क्योंकि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम एक कारोबारी से इस तरह से तोहफा लेने की हिम्मत नहीं की। तोहफा लेकर कंपनी के लिए अपनी नीति नहीं बदली, लेकिन एप्पल के सीईओ ने ट्रंप को तोहफा देकर खुश कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जो कस्टम मेड गिफ्ट दिया गया है, वो एक ग्लास डिस्क है जो 24 कैरेट सोने के बेस पर लगी है। इसमें इस्तेमाल ग्लास एप्पल के सप्लायर कार्निंग ने बनाया है। आईफोन में भी इसी ग्लास का इस्तेमाल होता है। बीच में एप्पल का लोगो लगा है। ट्रंप का नाम ऊपर की तरफ गुदा है, जबकि नीचे कुक के साइन दिखते हैं। साथ ही मेड इन यूएसए और साल दर्ज है 2025। टिम कुक ने गिफ्ट एप्पल के अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के विस्तार के जश्न के मौके पर दिया। इस दौरान कुक ने एडिशनल 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा भी किया, लेकिन जो सवाल लोग उठा रहे हैं वो अमेरिका में आईफोन की तरह मैन्युफैक्चरिंग का है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी बातें कही गई उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं कि अमेरिका में भारत की तरह आईफोन बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पर ट्रंप की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद एप्पल के कोर प्रोडक्ट जैसे आईफोन, आईपैड और मैकबुक महंगे नहीं होंगे, क्योंकि उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कतर से $400 मिलियन का बोइंग 7478 जेट तोहफे में ले चुके हैं। इसमें 3 बेडरूम, 1 निजी लाउंज और 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। यह अमेरिकी सरकार को मिला सबसे महंगा गिफ्ट है, इसलिए तोहफे का विवाद छिड़ गया। नेतन्याहू भी ट्रंप को गोल्डन पेजर गिफ्ट में देकर उन्हें खुश कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने कतर की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को एक शानदार इशारा बताया है, जिसे ठुकराना मूर्खतापूर्ण होगा। आमतौर पर बादशाह को तोहफे के अलावा चापलूसी भी खूब भाती है और पाकिस्तान इसमें माहिर है। इसीलिए उसने ट्रंप को खुश करने के लिए भारत के साथ सीज फायर का श्रेय न सिर्फ तुरंत दिया, बल्कि उन्हें शांति दूत भी बताया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरेला को देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशान इम्तियाज दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाला देश बताया था। इस तरह अमेरिका में इस वक्त बादशाहत चल रही है। राजा के रूप में ट्रंप को चापलूसी पसंद है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इससे उनका ही देश कमजोर हो गया है। ताजा खबर यह है कि वो इस साल के आखिर में भारत आएंगे। भारत की तरह रूस भी ट्रंप की शर्तों पर ध्यान नहीं दे रहा। ट्रंप के करीबी से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि मुलाकात के लिए शर्तें तय करनी होंगी। पुतिन ने कहा कि वो यूएई में ट्रंप से मिल सकते हैं। इस साल के अंत तक जो बड़ी मुलाकात संभव है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। और अब ट्रंप के लिए हमारी तरफ से खास सो सॉरी। टैरिफ की जितनी भी अकड़ अमेरिका दिखाए, भारत झुकेगा नहीं। चुनाव चिन्ह देख के फ्लावर समझे क्या? न्यू इंडिया फायर है फायर, यह झुकेगा नहीं। और अब एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा दें। टैरिफ के मुद्दे पर
चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत पर टैरिफ के फैसले की निंदा की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर यह जो 50% टैरिफ लगाया गया है, उस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जाहिर की है। रूसी तेल खरीद पर टैरिफ का विरोध करते हुए चीन की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ की बैठक के लिए चीन जाना भी है और उससे पहले चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान जो इस समय आया है। आज की उस सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करें जिसे राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब का नाम दिया और बीजेपी ने राहुल के दावे को भ्रम कहा। खबर वोट चोरी के आरोप से जुड़ी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज 71 मिनट तक 22 पेज की प्रेजेंटेशन के साथ आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सीट से जुड़ी विधानसभा के भीतर 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई। अब चुनाव आयोग इस दावे को भ्रामक कहता है और मांग करता है कि राहुल गांधी यही सबूत शपथ पत्र के साथ दें। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जिन सबूतों को राहुल गांधी एटम बम बताते रहे, उन्हें लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। पीछे लिखा मिला संविधान की बुनियाद वोट है और वोट बर्बाद हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया 6 महीने में 7 फीट तक ऊंची वोटर लिस्ट के दस्तावेज खंगालकर वो देश में चुनाव के भीतर वोटों की चोरी का सबूत लेकर आए हैं। दावा है कि एक एक वोटर की फोटो को पूरी वोटर लिस्ट में मिलान करके जांचा गया है। We have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है। That's the process and it's a very tedious process. राहुल गांधी का दावा है कि वोट चोरी के आरोपों को सामने लाने के लिए कर्नाटक का उदाहरण लिया गया, जहां कांग्रेस को अपने सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 16 सीट मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस 9 सीट ही जीती। 7 हारी सीट में से एक बेंगलुरु सेंट्रल की सीट को चुना गया, उसमें भी खासकर महादेवपुरा विधानसभा सीट। क्यों का जवाब पहले सुन लीजिए। All the Vidhansabhas except this one, and in this one BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. इसके बाद एक लोकसभा सीट में एक विधानसभा की वोटर लिस्ट को खंगालकर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं 5 तरीके से वोट चोरी हुई है। पहला तरीका आरोपों के मुताबिक फर्जी वोटर का है। संख्या 11,965 कांग्रेस कहती है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग रहा। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। राहुल गांधी पूछते हैं ये लोग कहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके लिए गुरकीरत सिंह डांग नाम के वोटर का उदाहरण दिया। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कोई तथ्य नहीं, कहाँ से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक वोटर केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाकर वोट डाल रहा है। राहुल गांधी इसके बाद वोटर लिस्ट में उन नामों की फहरिस्त लहराने लगते हैं जिन पर आरोप है कि फर्जी तरीके से वोट डलवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव में वोट की चोरी का दूसरा तरीका फर्जी पता बताया। कांग्रेस का दावा है कि 40,000 से ज्यादा वोटर का पता फर्जी या अमान्य मिला है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक,
तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। राहुल गांधी के आरोपों को इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से जवाब देगा। सवाल इसीलिए क्योंकि जवाब देने की जगह कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। कहा कि वो लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव में वोटों की चोरी के तीसरे तरीके का आरोप एक पते पर कई मतदाता दर्ज होने का लगाया है। उदाहरण के लिए बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर दावा है कि 80 मतदाता मिले हैं। राहुल गांधी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह दावा किया कि एक कमरे वाले पते पर 40 से ज्यादा लोग का वोट बना हुआ है जहां कोई रहता नहीं मिला। That's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर चौथा आरोप इस दावे के साथ किया कि 4132 वोटर के लिए अवैध अमान्य फोटो का इस्तेमाल हुआ है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। राहुल गांधी का आरोप है कि वोट चोरी का पांचवा तरीका नए वोटर को जोड़ने वाले फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल है, जिसके जरिए 33,692 गलत वोटर जोड़े गए। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने 71 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि आरोपों को शपथ पत्र के साथ दें। शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच मिलने के लिए कहा है। They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष 11 अगस्त को मार्च करेगा। यह विरोध प्रदर्शन एसआईआर यानी वोटर के समीक्षा अभियान के खिलाफ करने जा रहा है। यह खबर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कांग्रेस की तरफ से दिए गए डिनर आयोजन के बीच से आई है, जहां राहुल गांधी ने गठबंधन के साथियों को प्रेजेंटेशन दी। कहा है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां स्कूलों को मर्ज करने के खिलाफ पहले अखिलेश यादव की पार्टी ने पीडीए पाठशाला चलाई। नेता अ से अखिलेश पढ़ाने लगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निशाना साधा। कहा, ग से गणेश जहां पढ़ाया जाता है वहां समाजवादी पार्टी ग से गधा पढ़ाने लगी है। इसके बाद तो दोनों तरफ से नई सियासी वर्णमाला चलने लगी।
समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। गा से गधा तो शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता था। 5 गधे भी कहीं घास खा रहे हों तो उसे डर लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। बा से बेरोजगार, गा से गरीब नहीं दिखाई पड़ते हैं। बच्चों को ना से नाथूराम गोडसे पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासत की पाठशाला के भीतर बयानों की वर्णमाला कुछ यूं है। आ से अखिलेश, गा से गधा, गा से गरीब, ना से नाथूराम, मा से मुलायम, बा से बेरोजगार, डा से डिम्पल। जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई गई पीडीए वाली पाठशाला से हुई। अखिलेश यादव। ये सब पढ़ाने वाले नेताओं पर तो केस दर्ज हो गया, लेकिन राजनीति में बयानों की बौछार तब तेज हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा वार किया। ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गौ से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। ये सियासत उत्तर प्रदेश में तब हो रही जब सरकारी स्कूलों की हालत कुछ यूं है। बच्चों को तालाब की शक्ल में बदल चुके स्कूल पढ़ने जाना है। ये स्कूल झांसी का क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जहां गा से गधा और गा से गरीबी की सियासी वर्णमाला चल रही है। वहां हा से हालात सुधारने वाली, जा से जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। बच्चों के नाम पर रा से राजनीति वाली डुबकी सब लगा रहे हैं। गा से गधा तो शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता था और शायद उसी जैसे अब नेता बन गए। गा से गणेश पढ़ाया जाए या गा से गधा पढ़ाया जाए, आप तो शिक्षा के मंदिरों को बंद कर रहे हैं आदरणीय योगी जी। 2027 का चुनाव आने में अभी 19 महीने बाकी हैं, लेकिन वार तेज होता जा रहा है। स्कूल पर सियासी रण के बाद उसी संबल से मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा, जैसे यूपी में राजनीति की नई प्रयोगशाला कहा जाने लगा है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है, और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो हमारे डोवाल जी मॉस्को में हैं। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता बदल दें। और अब खबरदार करता सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारी अपनी मर्जी चलाने लगे हैं, जिसकी वजह से मंत्री तक परेशान है और राज्यपाल को कहना पड़ रहा है कि श्री राम के दर्शन करना आसान है, लेकिन फाइल के दर्शन करना मुश्किल। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं। वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए
लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं वहां जो बैठे हैं ना उनका, तब तक नहीं मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी फाइल पर इतना कुंडली बनाकर बैठने लगे कि राज्यपाल तक को कहना पड़ रहा है कि राम के दर्शन हो जाते हैं, फाइल दर्शन के लिए टेबल टेबल भटकना होता है। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो, फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकालकर पूरी करवाए। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सरकारी अधिकारियों की जिस बीमारी को नब्ज से पकड़ रही हैं, उसकी पीड़ित केवल जनता ही नहीं बल्कि मंत्री भी हैं। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री और AK शर्मा ऊर्जा मंत्री। हाल में ये तीनों मंत्री इस बात की गवाही देते हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी अधिकारी काम कराने में नचवा दे रहे हैं। पहला सबूत दयाशंकर सिंह देते हैं, जिन्हें बिना बताए उस पुल को PWD के अधिकारियों ने बलिया में खोल दिया, जिसका मंत्री जी को पता होता तो वो लाल फीता काटते, जनता के सामने विकास के काम का लेखा जोखा दे पाते। लेकिन आरोप है कि BSP से जीते इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर सरकारी अधिकारी ने सत्ताधारी विधायक और मंत्री को ही पुल खोलने की हवा नहीं लगने दी। लिहाजा दयाशंकर सिंह राशन पानी लेकर अधिकारी को डपटने लगे। मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, खुलवा दे रहे हो। अब तुम किससे उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुविधा दिए, चेयरमैन को क्यों नहीं सुविधा दिए, हमको क्यों नहीं सुविधा दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। एक मंत्री का ही ये हाल नहीं, खुद ही ट्रांसफार्मर उतरवाते मंत्री को भी देखिए। ये सीतापुर में मंत्री सुरेश राही हैं, उत्तर प्रदेश में जेल राज्य मंत्री हैं। खुद ही ट्रांसफार्मर सही कराने के लिए उतरवा कर ले जाने लगे। आरोप है कि बिजली विभाग के जेई ने कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही ट्रांसफार्मर लेके आ जाओ। मैं यहीं पे हूँ अभी और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने MD से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। अब सब सत्यानाश कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने, किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, हमारे बराबर फोन हो रहे हैं। और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? कोई रमेश मिश्रा को जेई है आपके, बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। अब जेई को तो बिजली मंत्री AK शर्मा ने हटा दिया, लेकिन खुद बिजली मंत्री ही अपने विभाग के अधिकारियों से करंट खाते रहते हैं, जिन्हें लिखना पड़ता है कि ऊपर से नीचे तक बिजली विभाग और प्रबंधन की गलती दिखती है। सवाल है कि क्या अधिकारी यूपी में इतने मनबड़ हैं कि मंत्रियों तक की नहीं सुन रहे और राज्यपाल को पाठ पढ़ाना पड़ रहा है? और अब खबरदार करता सवाल हम मध्य प्रदेश की सरकार से पूछते हैं, क्या बच्चे वोट नहीं देते और बच्चों के नाम पर वोट नहीं मिलता, इसीलिए लॉलीपॉप की कीमत में कुपोषण दूर करने का दावा किया जाता है? खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार के नाम पर रोज के 8 रुपए से लेकर 12 रुपए देती है। खबरदार करता सवाल है कि जहां गाय के लिए 40 रुपए हैं, वहां बच्चों का कुपोषण 8 रुपए में कैसे दूर किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में ये केवल एक कुपोषित बच्चे का वीडियो नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कुपोषित हो चुकी सरकारी सोच का प्रतीक है। 12 महीने के कार्तिक को उसकी दादी हल्की बाई लेकर श्योपुर के पोषण पुनर्वास केंद्र लाई हैं। ये हाल आदिवासी मोती के 2 जुड़वा बच्चों गौरव और सौरव का भी है। उम्र 6 महीने, लेकिन 5 साल सत्ता में आने का मौका लेकर जीवन भर के बदलाव का वादा करती सरकार और सरकारी व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार
गायों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन खर्चा करती है। अधिकारी जल संरक्षण के नाम पर एक दिन की बैठक में हजारों के काजू बादाम खा जाते हैं और जिन बच्चों के कुपोषण को दूर करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था, उनके लिए केवल सरकार से दिन के 8 रुपए से लेकर 12 रुपए देकर सोचा जाता है कि तगड़ा तंदुरुस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है, सरकारी व्यवस्था के दिल दिमाग में कहीं कुपोषित बच्चों का सुरक्षित पोषण है ही नहीं। उनको चिंता है तो सिर्फ वोट देने वाली गाय के पोषण की, उनको अधिकारियों के पोषण की चिंता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चों को लॉलीपॉप की कीमत में स्वस्थ करने का खेल खेला जाता है। आज तक हर खबर को सबूतों के साथ सामने लाता है। सबूत विधानसभा में दिया गया सरकारी जवाब का पन्ना है। यहाँ लिखा है 6 महीने से 6 साल के बच्चे को पूरक पोषण आहार सेवा के तहत 8 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन और अति गंभीर कुपोषित अति कम वजन के बच्चे को 12 रुपए प्रति बच्चा हर दिन का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। एक लॉलीपॉप 5 रुपए का आता है। 10 रुपए में एक कप दूध भी जहां नहीं मिलता, वहां मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है रोज के 8 रुपए में कुपोषित बच्चे को और 12 रुपए में रोज अति कुपोषित बच्चे को स्वस्थ आहार मिल जाए। यही वजह है कुपोषित बच्चों के पोषण के नाम पर ख्याली पुलाव खिलवा रही सरकार से सवाल पूछने वाले विपक्ष के विधायक खबरदार करते हैं। आप खुद की दृष्टि से देखिए कि अगर आपके बच्चे में, आपके परिवार में अगर कुपोषित होगा, कि 8 रुपए में काम हो जाएगा? 70 रुपए लीटर में तो दूध मिलता है, 2 केले भी नहीं आएंगे तो कुपोषण कहां से दूर होगा? मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां तमाम जिलों में हर 4 में एक बच्चा कुपोषित है। प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 30,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित हैं। कुपोषण की राष्ट्रीय औसत दर 5.40% है। मध्य प्रदेश में दर 7.79%, यानी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। लेकिन वोट के लिए लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाकर सत्ता साधने का सोचती सरकार बच्चों की जीवन सुरक्षा के पैसे के नाम पर केंद्र के पाले में गेंद डाल देती है। हमने केंद्र सरकार से डिमांड करी है इस केस में। दोनों हाथ जी कर रहे हैं हम लोग कुछ। पैसा कितना बढ़ाया जाए? नहीं, अब वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कितना बढ़ा सके। हमने और सभी राज्य इसमें डिमांड कर रहे हैं। आज तक खबरदार करके पूछता है, अगर गाय के लिए 40 रुपए प्रतिदिन का बजट सरकार बना सकती है तो बच्चों के लिए 8 से 12 रुपए का बजट क्यों है? अगर वोट दिलाने वाली लाडली बहना योजना में रोज 41 रुपए सरकार दे सकती है तो कुपोषित बच्चों के पोषण आहार पर केवल 8 से 12 रुपए क्यों? क्या इसलिए क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते? विधानसभा में सरकार कहती है कि वो कुपोषण खत्म करने के लिए संजीदा है, लेकिन सवाल ये है कि 8 और 12 रुपए रोजाना खर्च कर कैसे कोई बच्चा सेहतमंद बन सकता है? क्या इतने रुपयों में उसे जरूरी पोषण, विटामिन या भरपेट भोजन मिल सकता है, या फिर यह भी सिर्फ आंकड़ों का कोई खेल है जिसमें बच्चा कागजों पर स्वस्थ दिखाई देता है? श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।